हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग करने वाले चैप्टर 3। तो अब देखिए चैप्टर 3 दो चर वाले रहे समीकरण। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एक कंडीशन पढ़ना होगा। जैसे हम एक इक्वेशन ले रहे हैं यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब जो देखिए यहाँ पे तीन चीज़ क्या क्या है। अगर सबसे पहला a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये जो लाइन है, देखिए ये इक्वेशन से एक लाइन आएगा, ये इक्वेशन से दो लाइन आएगा। और अगर ये वाला कंडीशन आ जा रहा है आपके सामने, इसका मतलब ये सब दोनों लाइन आपस में क्या होगा, कटेगा। और अगर ये सब दोनों लाइन आपस में कटा तो कटने पर जितना पॉइंट मिलेगा, कटने पर सिर्फ एक पॉइंट मिल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कितना हल होगा भाई, एक हल होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेद रेखा। देखिए दूसरा नंबर कंडीशन, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, इसका मतलब ये सब दोनों लाइन जो है सीधा सीधा निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एकदम समांतर निकल जाएगा, समांतर रेखा। अब ये तो पता ही होगा, अगर ये रेखा और जो ऊपर वाला रेखा, अगर दोनों रेखा समांतर है तो दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, कोई हल नहीं। तीसरा नंबर कंडीशन, अगर तीनों बराबर हो जाएगा, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसमें दो लाइन मिलेगा। अगर एक लाइन ये रहा तो दूसरा लाइन इसी के ऊपर आ जाएगा। अब खुद सोचो आप, अगर आपका एक लाइन ये रहा और जो दूसरा लाइन है इसी के ठीक ऊपर आ गया, तो ये सब हर पॉइंट पे मिलेंगे, हर पॉइंट पे मिलेंगे, मतलब जितना पॉइंट से मिलके बना उतना सॉल्यूशन। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये क्या चाहिए भाई, अनेक हल है इसका। और इसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, समपाती रेखा, समपाती रेखा। तो यही तीन कंडीशन हम लोग को पढ़ना था। देखिए ये हो गया पहला कंडीशन आपका, ये हो गया दूसरा कंडीशन, और ये हो गया तीसरा कंडीशन। एकदम आसान सा चीज़ है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर इस वाले कंडीशन में अगर दोनों का दोनों पहला ही a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2 को, तो एक बार कट होगा, और एक बार कट होगा मतलब एक बार कॉमन पॉइंट मिलेगा। देखिए अगर इस तरह से हम लोग लाइन ले रहे हैं, अगर ये कितना बार कट मिला हम लोग को, एक बार, देखिए एक यहाँ कट मिला, एक यहाँ कट मिला, कितना बार कट मिला, तीन बार। तो इसमें कितना सॉल्यूशन होगा, तीन सॉल्यूशन होगा। उसी तरह से आप खुद देखो, इस वाली लाइन में हम लोग को कितना बार कट मिल रहा है भाई, एक बार कट मिल रहा है, तो एक सॉल्यूशन। अब इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में जो लाइन हो जाता है हमारा दूसरा नंबर कंडीशन में, ये लाइन इस तरह से हो जाता है पैरेलल। तो देखिए कट कहीं मिलने वाला है ही नहीं, इसीलिए इसमें क्या चाहिए होता है भाई, समांतर रेखा हो जाता है और कोई हल नहीं। अब हमारा जो तीसरा नंबर यहाँ पे केस है, देखिए ये तीसरा नंबर केस, तो तीसरा नंबर केस में क्या चाहिए होता है, तीसरा नंबर केस में अगर एक लाइन ये रहा, ये लाइन रहा एक, तो दूसरा लाइन जो है इसी के ठीक ऊपर आ जाता है इस तरह से। ये चिपका हुआ नहीं, लेकिन एकदम चिपका हुआ, इसी में एकदम मतलब चिपका हुआ दूसरा लाइन आ गया। अब देखिए अगर ये सब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है मतलब हर जगह पॉइंट है, और अगर हर जगह पॉइंट है मतलब क्या होगा, अनेक हल होगा। अब यहाँ के बाद रुकना भी नहीं, अभी भी यहाँ पे एक चीज़ हम लोग को और पढ़ना है। ये देखिए वो चीज़ क्या है, अगर यहाँ पे बात करें इस वाले कंडीशन को, ये देखिए ये सब दोनों कंडीशन जिसमें हल निकल रहा है, अरे भाई अगर बोलें इसमें तो हल निकल रहा है एक हल, इसमें भी हल निकल रहा है, कितना हल, अनेक हल, तो ये सब दोनों को हम लोग बोलते हैं संगत। और इसमें देखिए इसमें तो कोई हल नहीं निकल रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हल निकलता है, इसमें हल निकल रहा है एक, इसमें हल निकल रहा है अनेक, तो ये सब दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, संगत। लेकिन इसमें हल नहीं निकल रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत। अब हम लोग चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। अब सिंपल सा बात है, अगर आपको इसका आंसर पूछा जाए, अब खुद देखो ना यहाँ पे ये क्या हो रहा है, तीनों बराबर है भाई, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अब अगर तीनों बराबर है तो इसमें क्या हो जाएगा, अनेक सॉल्यूशन। काहे कि एक ए रेखा है और इसी के ऊपर क्या जाएगा, इस तरह से दूसरा रेखा, तो अनेक सॉल्यूशन। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब जरा बात करें क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से अब दे दिया हुआ कि रेखा क्या चाहिए, समांतर। अगर सिंपल सा बात है, हम लोग जानते हैं अगर समांतर है तो ये वाला कंडीशन होगा a1 बटे a2 बराबर
B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, ये वाला कंडीशन होगा। अब जरा देखिए, बोल दिया है कि दोनों इक्वेशन क्या चाहिए भाई, कि जो दोनों इक्वेशन आपके सामने जो पहला इक्वेशन है और आपके सामने जो दूसरा इक्वेशन है, दोनों क्या चाहिए, समांतर है। तो अगर इसमें हम क्या चीज़ ढूंढें, जैसे हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या चाहिए, A1x + B2y प्लस, सॉरी यहाँ पे B1 होगा, B1y, इसको एक काम करते हैं मिटा लेते हैं, फिर से लिखते हैं। जैसे हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या चाहिए, A1x + B1y + C1 = 0, A2x + B2y + C2 = 0। तो अगर इस वाले इक्वेशन से आप खुद ये वाला इक्वेशन एक बार देखो जरा, ये वाला इक्वेशन, अगर इस वाले इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन माने तो यहाँ देखिए x के बगल में कौन है, 3 है, x के बगल में क्या जी भाई मेरे 3 है, तो A1 बराबर हमारा A1 बराबर कितना हो जाएगा 3। और फिर से देखो जरा आप यहाँ पे y के बगल में क्या चाहिए 2k है, y के बगल में क्या चाहिए 2k, तो जो हमारा है यहाँ पे B1 बराबर क्या चाहिए हो जाएगा 2k, और C1 क्या चाहिए हो जाएगा, जो भाई अकेले है, आप खुद देखो यहाँ पे अकेले कौन है 2, लेकिन 2 जो है वो बराबर के इधर है, तो अगर बराबर के इधर इसको लेके जाएंगे तो C2 बराबर हमारे, सॉरी C1 बराबर कितना हो जाएगा -2। उसी तरह से अगर हम लोग ये लिख लें कि हमारा A2 क्या चाहिए होगा, तो A2 जो x के बगल में कितना है 2 है, इस वाले इक्वेशन में देखो आप अगर हम लोग इस वाले इक्वेशन में बात करें तो यहाँ पे देखो x के बगल में कौन है 2 है, तो A2 बराबर 2, और जो y के बगल में क्या चाहिए भाई मेरे 5 है, तो हमारा जो A2 बराबर क्या चाहिए हो जाएगा, सॉरी B2 बराबर कितना हो जाएगा 5, और C1 बराबर कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि आप क्या चाहिए करो भाई, k का मान बताओ, किसका मान पूछ रहा है कि आप k का मान बताओ। तो सिंपल सा बात है, अगर लाइन समांतर है तो ये वाला कंडीशन को फॉलो करेगा। तो A1 के जगह पे फिर से देखो, A1 के जगह पे हम लोग रखने वाले, A1 के जगह पे कितना है 3, तो A1 के जगह पे 3, A2 के जगह पे, तो A2 के जगह पे 2, तो A2 के जगह पे 2 बराबर, B1 के जगह पे, तो B1 के जगह पे 2k, तो 2k, और B2 के जगह पे 5, तो यहाँ पे हो गया 5। अब सिंपल सा बात, ये वाला यहाँ इसके पास चल जाएगा और ये वाला इसके पास, तो जब ये इसके पास जाएगा तो 5 दिया 15, और जब ये वाला इसके पास जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4k, तो हमारा k बराबर कितना हो जाएगा, ये 15, ये जो 4 यहाँ पे गुना में, यहाँ कहाँ जाएगा भागा में। तो आप खुद ही देखो कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए, अब हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे पहले बोल दिया कि ये क्या चाहिए भाई मेरे असंगत है, और हमने असंगत के लिए कंडीशन अभी जस्ट पहले पहला नंबर क्वेश्चन में पढ़ा था कि असंगत के लिए आपको ये कंडीशन फॉलो करना ही पड़ेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब जरा देखिए, एक बार हम पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अब जरा देखिए, ये हो गया कंडीशन। अगर मैं यहाँ पे आपसे बोलूँ कि आप एक काम करो, A1 बराबर क्या होगा, B1 बराबर क्या होगा, और ये C1 बराबर क्या होगा, और यहाँ पे A2 बराबर क्या होगा, B2 बराबर क्या होगा, और C2 बराबर क्या होगा, तो सिंपल सा बात है, कोई भी लिख लेगा। सबसे पहले अगर A1 A2 और ये लिखना है तो इस वाले इक्वेशन से लिखेंगे हम लोग। देखिए इस वाले इक्वेशन से ये क्या आ गया भाई। अब जो देखिए हम लोग को A1 A2 और A1 B1 और C1 लिखना है, सब इसे लिखेंगे। अब जो देखिए x के बगल वाला क्या चाहिए होता है भाई मेरे A1, और यहाँ पे y के बगल वाला क्या चाहिए होता है B1, और अगर ये इधर रहता, इधर बराबर की इधर, तो क्या चाहिए रहता C1, तो क्या चाहिए हो जाएगा ये -9। तो सिंपल सी बात है, हमारा आ गया यहाँ पे A1 बराबर कितना 8 है, B1 बराबर हमारा कितना है 5 है, और C1 बराबर कितना है -9 है। उसी तरह से अब ये इक्वेशन में देखेंगे हम, देखिए x के बगल वाला क्या चाहिए रहता है A2, तो ये हो गया हमारा A2, y के बगल वाला क्या चाहिए रहता है B2, तो 10 हमारा क्या चाहिए B2। अब जब देखिए जो 15 यहाँ पे भाई, ये 15 इसको बराबर के इधर रहना चाहिए था, तो बराबर के इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा -15 हमारा C2, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। A2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा k, B2 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 10, और C2 बराबर -15। अब यहाँ पे रखना और सॉल्व करना, बस बात खत्म। देखिए A1 बराबर 8/A2 बराबर कितना है k बराबर B1 बराबर कितना है 5 है, और B2 बराबर 10 है। तो सिंपल सा बात है, ये एक बार में और ये कितने बार में 2 बार में। अब ये वाला 2 इसके पास चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 बराबर, ये वाला जो k है इसके पास चल जाएगा, कितना हो जाएगा k 1 जा k, तो हमारा k बराबर कितना हो जाएगा 16,
मतलब हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 16 करेक्ट आंसर। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए जो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा बात है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अब जो देखिए बोल रहा है कि दो इक्वेशन है आपके सामने। देखिए आपके सामने ये पहला इक्वेशन है, यही से हम लोग कर लेते हैं। एक्स के बगल वाला क्या चाहिए बोलते हैं हम लोग a1, तो a1 के जगह पे कितना दिया हुआ है 2, b1। y के बगल वाला, तो y की देखिए यहाँ पे y के बगल में आपको कुछ नहीं दिखेगा, तो y के बगल में कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है। और जो हमारा क्या चाहिए c1। अरे भाई अगर जो हमारा c1 है, c1 अगर बराबर की इधर रहता, ये जो c1 इधर रहता तब रहता c1, लेकिन ये तो बराबर की इधर है, तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा c1 बराबर कितना है भाई, तो c1 बराबर -4 है। इसी तरह अगर यहाँ से कर लें, a2 बराबर 1 है, b2 बराबर 3 है और c2 बराबर -15 है। तो क्या जी पूछ रहा है, बताइए इसका कितना हल होगा। तो जरा कर लेते हैं, a1/a2 तो 2/1, b1/b2 1/3, तो ये सब दोनों शुरू वाला बराबर है ही नहीं। और अगर शुरू वाला बराबर नहीं रहता है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसका मतलब लाइन जो है एक बार ऐसे कट करेगा, और लाइन अगर एक बार ऐसे कट करेगा मतलब कितना हल होगा, एक हल होगा। और इसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। तो हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, सीधे ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चाहिए, एकदम सिंपल था, फिर से दो इक्वेशन आपके सामने। देखिए ये पहला इक्वेशन है, तो सिंपल सा बात है। अगर यहाँ बात करें, देखिए a1, यहाँ पे x के बगल में क्या चला था a1, कुछ नहीं मतलब 1 है। अगर बात करेंगे b1, तो b1 जो y के बगल में, तो फटाक से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। a1 बराबर हमारा 1 है और b1 बराबर भी हमारा 1 है। a1 बराबर 1, ये जो क्या गया, b1 बराबर भी 1 और ये c1 बराबर -4, इतना हमारा आ गया। अब जो देखिए, अगर यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, ये लिखेंगे a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -2। अब जरा कर लेते हैं a1/a2, तो a1/a2 मतलब 1/1 बराबर b1/b2 1/-1, शुरू वाला ही बराबर नहीं। जो हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वही पहला वाला ही क्या चाहिए, बराबर नहीं है। और हम लोग जानते हैं अगर a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो इसमें कितना हल होता है, एक हल होता। अब एक हल क्यों होता है भाई, क्योंकि लाइन एक बार कट करता है, और अगर लाइन एक बार कट करेगा तो इसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। काम खत्म हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ एकदम आसान है, देखिए क्या चाहिए बोल रहा है, एक हल है। तो आपके पास समीकरण है, यदि x बराबर 2 y बराबर 3, जैसे यहाँ पे देखिए लिख दिया, यदि x बराबर 2 और y बराबर 3 है, तो इसमें क्या चीज पूछ रहा है, तो k का मान बात करें, सिंपल सा बात है। देखिए क्या चीज लिखा हुआ है, 2x + 3y बराबर k। तो देखिए 2 के जगह पे 2, x के जगह पे हम लोग क्या चीज पुट कर देंगे 2, प्लस 3 के जगह पे 3 और y के जगह पे कितना पुट कर देंगे 3, बराबर क्या चीज हो जाएगा k। तो देखिए 2 दूनी 4 और ये 3 तिया 9 बराबर हो जाएगा k। तो दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 13। तो हमारा k बराबर क्या हो जाएगा 13, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है भाई। देखिए फिर से सिंपल सा बात, आपके पास फिर से दो इक्वेशन है, पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन से हम पूछे a1 b1 और ये क्या चाहिए c1, आराम से आ जाएगा। a1 बराबर 1 है, b1 बराबर 3 है और ये c1 बराबर कितना है 9 है। का अबर जो यहाँ पे जो अबर जो हमारा ये 9 है बराबर के इधर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूछता कि आप ये बताओ, a2 बराबर 2 है, b2 बराबर 5 है और ये c2 बराबर 7 है। अब जरा कर लेते हैं, a1/a2 1/2, b1/b2 3/5। देखिए पहला वाला ही बराबर नहीं है, और अगर पहला वाला ही बराबर नहीं है तो हम लोग जानते हैं इसके लिए क्या चाहिए होगा, सिंपल सा भाई। अगर पहला वाला बराबर नहीं मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो एक लाइन क्या कर रहा है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। कितना हल होता है, केवल एक हल, केवल एक हल। और एक हल का एक और नाम होता है आदित्य हल। तो एक हल का एक और नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आदित्य हल। तो हमारा ये हो जाएगा। आप ये इतना याद कर लो बस कि एक हल का एक और नाम होता है जिसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, आदित्य हल। हम चलते हैं हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 8 पे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए दो समीकरण है, एक में क्या चीज़ दिया हुआ है, यहाँ पे लिख दिया हुआ है
कि देखिए y बराबर कितना भाई 7 है और y बराबर कितना -9 है, तो इसका हल पूछ रहा है कि क्या चीज़ होगा, ये बताइए। देखिए अगर यहाँ पे हम लोग एक लाइन ही खींच लें, y बराबर 7, अगर ये रहा एक्स वाई प्लेन, अगर इस तरह से हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से अगर y बराबर 7, तो ये तो y वाला लाइन है और ये क्या चीज़ है, ये है x वाला लाइन। अगर सिंपल सा बात है, हम लोग अगर y बराबर 7 खींचें तो y बराबर 7 ये हो जाएगा 1 1 2, उसी तरह इधर 7 आएगा, y बराबर 7, तो ये हो गया y बराबर 7 वाला लाइन। ये क्या चीज़ हो गया, ये जो लाइन हो गया y बराबर 7। दूसरा हम लोग खींचना y बराबर 9, तो इधर क्या चीज़ हो जाएगा -1 -2, हम समझ लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा -9, तो ये हो गया y बराबर -9 का लाइन। आप खुद देखो, आप ये जो दोनों लाइन दिख रहा है आपको, पेन का कलर एक बार हम चेंज कर लेते हैं। अब जरा देखिए, ये सब जो दोनों लाइन है, एक ये वाला लाइन और एक ये वाला लाइन, ये सब दोनों लाइन आपस में कभी कटेगा क्या, दोनों के बीच जितना गैप है, और दोनों आपस में कभी आगे जाके नहीं कटेगा, तो इसमें हम लोग क्या चाहिए बोलेंगे भाई, कोई हल नहीं है। क्या चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, कोई हल नहीं, क्योंकि y बराबर 7 हमारा यहाँ है और y बराबर 9 हमारा यहाँ है, दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा, और कभी नहीं काटेगा तो क्या चाहिए हो जाएगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या चीज़ बोल रहा है, फिर से आपके सामने दो इक्वेशन है, ये पेन का कलर कुछ ठीक नहीं है, रेड वाला इसे ये देखिए क्या चीज़ बोल रहा है आपके सामने, फिर से दो इक्वेशन, एक इक्वेशन और यहाँ पे क्या चाहिए दूसरा इक्वेशन। बोला है किसको निरूपित करता है, अरे भाई एकदम आसान है, पहले देखिए A1 A2 और सब कुछ निकाल लेते हैं। जैसे A1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 6, B1 बराबर B1 बराबर -2 और C1 बराबर 9, उसी तरह से A2 बराबर 3, B2 बराबर -1 और C2 बराबर 12। अब सिंपल सा बात है, A1 बटे A2 तो 6/3 बराबर B1 बटे B2 -2 बटे -1 बराबर C1 बटे C2 9 बराबर 12। तो एकदम आसान है, देखिए ये 2 के पहाड़ा से एक बार में, 3 के पहाड़ा से 2 बार में और 3 के पहाड़ा से एक बार में। अब जरा देखिए ये 2 से ये माइनस से ये माइनस खत्म, और जरा देखिए 3 के पहाड़ा से ये 3 बार में और 3 के पहाड़ा से ये 4 बार में। तो यहाँ से हमने क्या पाया, तो यहाँ से हमने पाया कि ये हो गया 2/1, ये भी हो गया 2/1, लेकिन ये वाला कंडीशन बराबर नहीं है, ये कितना है 3/4। मतलब पहला वाला 2 को क्या चाहिए बराबर है, ये सब दोनों बराबर है, इसका मतलब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इस वाले कंडीशन में क्या चाहिए होता है भाई, रेखा इस तरह से समांतर चल जाता है, रेखा इस तरह समांतर चल जाता है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसमें क्या चाहिए होता है, कोई हल नहीं होता, कोई हल नहीं। और इसको हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग समांतर रेखा। ये हो गया हमारा समांतर रेखा, मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा बी। अब चलते हैं हम लोग अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब नया चैप्टर शुरू हो गया। देखिए अब आ गया जो हमारा चैप्टर है जिसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। अब देखिए जरा, द्विघात समीकरण क्वेश्चन मिलेगा हम लोग को, तो यहाँ से हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पे 3 चीज़ पढ़ना है। अगर आपके सामने इस तरह से इक्वेशन है 2x + 3y = 0, अगला इक्वेशन है 2x² + 5x + 3 = 0, अगला इक्वेशन है 3x² + 4y³ + 2 = 0। अब देखिए यहाँ पे हमने 3 तरह का इक्वेशन लिख दिया। देखिए पहला नंबर इक्वेशन, अगर यहाँ पे बात करें कि इसका सबसे ज़्यादा पावर क्या चाहिए, जो यहाँ पे जो भी वेरिएबल है, जो भी यहाँ पे वेरिएबल, तो जो भी वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर कितना है, घात कितना है भाई। तो अगर यहाँ पे इसका घात गिने, जो x है, x का घात कितना है 1 है, y का भी घात कितना है 1 है। अगर घात 1 रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। अब जब नीचे बात करें, यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे हम लोग बात करें, यहाँ पे घात कितना है 2 में, तो यहाँ पे मैक्सिमम घात कितना है 2 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे द्विघात समीकरण। और यहाँ पे घात कितना है, यहाँ पे घात 2 है, लेकिन मैक्सिमम, ये जो इक्वेशन पूरा है इसका मैक्सिमम घात कितना है, तो मैक्सिमम घात कोई बोलेगा मैक्सिमम घात कितना है 3 है, तो इसको हम लोग क्या चाहिए बोलेंगे, ये क्या चाहिए भाई मेरे, तो ये है क्यूबिक इक्वेशन। तो सिंपल सा बात है, अगर पावर जिसको हम लोग बोलते हैं घात, अगर घात 1 है तो रैखिक समीकरण, अगर घात 2 है तो उसको बोलेंगे द्विघात समीकरण, और अगर घात 3 है तो इसको बोलेंगे हम लोग क्यूबिक समीकरण। अब सिंपल सा बात है, यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि बताइए
निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है। तो आसानी से इसको हम लोग क्या चेक करेंगे, अभी चेक कर लेंगे। अब जरा देखो आप, अगर हम लोग पहला ऑप्शन के साथ जाएं, ये ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, मतलब कहीं ना कहीं x x गुना होकर एक्स स्क्वायर बनेगा बराबर। आप बराबर की इधर देखो, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, मतलब ये सब दोनों x कहीं ना कहीं गुना होकर इधर भी क्या चीज बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा। तो सिंपल सा बात है, इधर का एक्स स्क्वायर और इधर का एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे x का पावर तो 2 नहीं बचेगा। तो हमारा जो पहला नंबर ऑप्शन है ये तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर दूसरा हम लोग ले रहे हैं, देखिए दूसरा नंबर, यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है। अब जरा देखिए बराबर की इधर आ जाइए, इधर तो एक्स स्क्वायर है भाई, और अगर बराबर की इधर आ जाए तो देखिए यहाँ भी एक्स है और ये भी एक्स है। अगर दोनों एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सभी क्या चलेगा, एक्स स्क्वायर। सिंपल सा बात है। अगर ये भी एक्स स्क्वायर दे रहा है, ये क्या हो गया यार, क्या हो जा रहा है, नया नया सिस्टम है दिमाग खराब कर दे रहा है ये। तो देखिए अगर दोनों और एक्स स्क्वायर आ गया भाई, तो ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। एकदम आसान है। इसका मतलब हम लोग का जो आंसर है वो आंसर बी भी नहीं हो सकता है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए इधर क्या चाहिए, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, और बॉर्डर पर क्या चाहिए, 2 × x-3। हम सिंपल सा बात है, ये वाला तो हम लोग को एक्स स्क्वायर देगा पक्का, ये वाला हम लोग को क्या देगा, एक्स स्क्वायर, लेकिन ये कहीं से भी हम लोग को एक्स स्क्वायर नहीं दे पाएगा। तो सिंपल सा बात है, मतलब इक्वेशन में एक्स स्क्वायर बच जाएगा। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सही आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। एकदम आसान सा क्वेश्चन, देखिए ये बोल रहा है एक द्विघात समीकरण, भाई आपके सामने इस तरह से द्विघात समीकरण लिखा रहा है और पूछ रहा है द्विघात समीकरण इतना एक हल है। तो ये द्विघात समीकरण आपके सामने लिखा हुआ है 3x² - 2x - 1 = 0। इसका हल पूछ रहा है। हल कहने का मतलब, इसका मतलब अगर आप इतना का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। का एक बराबर के इधर भी 0 है, तो जो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 0। तो इतना को 0 बनाने के लिए x के जगह पे हम क्या रख दें, यही पूछ रहा है। इतना को 0 बनाने के लिए x के जगह पे आप क्या रख दो कि इतना पारा 0 बन जाएगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, 4 रख के देखो। हम लोग आसानी से रख के देखते हैं। सबसे पहले अगर 1 रख के देखते हैं, तो जरा देखिए ये 3 के जगह पे 3 गुने कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस 2 × 1, और यहाँ फिर से क्या चाहिए, माइनस का 1। अब देखिए 0 आता है क्या, तो हो जाएगा 3 माइनस का 2, और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1। तो ये कितना हो गया, 3 - 3 = 0। तो देखिए जैसे ही हम लोग 1 रखें वैसे ही क्या चाहिए आ गया, 0। एकदम आसान सा है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूँ, आपके सामने ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन को बनाना है 0। अगर ये इक्वेशन 0 बनेगा तो सिंपल सा बात है, x का क्या वैल्यू है जो इसको क्या चीज करेगा, 0 बना देगा। तो आपके पास 4 ही तो ऑप्शन है, 2, 1, 4, 3, ये सब रख के देखो, जिसमें 0 आ जाएगा हमारा काम हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3। अब देखिए यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये देखिए अगर आपके पास एक इक्वेशन है कुछ इस तरह से, अगर आपके पास इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। अब आपके पास इस तरह से एक इक्वेशन जिसको हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालते हैं d। अगर d निकालते हैं तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, d = b² - 4ac। अब जो ये d है, d कुछ भी आ सकता है, जैसे d = 0 भी आ सकता है, d जो है 0 से बड़ा भी आ सकता है, मतलब d पॉजिटिव आ सकता है। जो d है हमारा 0 से छोटा भी आ सकता है, मतलब d नेगेटिव भी आ सकता है। यही 3 चीज़ आ सकता है d। अब देखिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते पेन का। अब यही 3 चीज़ आ सकता है। अगर ये d बराबर आ गया 0, तो इसमें क्या चाहिए था, मूल। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं मूल क्या चाहिए था भाई, वास्तविक, वास्तविक और बराबर। तो मूल वास्तविक और बराबर रहता है कब, जब d बराबर आपका 0 आ जाए तब। दूसरा नंबर कंडीशन, अगर d जो है पॉजिटिव रहे, मतलब 0 से बड़ा रहे, यहां भी मूल क्या चाहिए होता, वास्तविक होता है। वास्तविक होता है और मूल क्या चाहिए होता, अलग अलग। और इस वाले कंडीशन में अगर नेगेटिव आ गया d, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या चाहिए, काल्पनिक है। मूल क्या चाहिए, तो यहाँ पे हम सीधे बोलते हैं मूल काल्पनिक है भाई, मूल काल्पनिक है और हम लोग लिपटा देते हैं। अब जरा देखिए d बराबर हमने पढ़ लिया कि d बराबर ये होता है,
तो सिंपल सा बात है, अगर अब आपको कोई डी निकालने बोले आप आसानी से निकाल सकते हो। आप क्या चीज़ करोगे, बी² माइनस 4ac। और आपको ये भी पता है कि अगर बात करें हमको ए पूछेगा तो एक्स के बगल वाला को, मतलब एक्स के कोफिशिएंट, एक्स के गुणांक को क्या चीज़ बोलते हैं हम लोग, ए, और एक्स के गुणांक को हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, बी। और जो बेचारा अकेले रह गया, क्या चीज़ रह गया, अकेले, उसको क्या चीज़ बोलते हैं, सी। तो ये सब तीनों आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखिए अगर हम बात करें जो फॉर्मूला होता है भाई, तो ये फॉर्मूला क्या चीज़ होता है, एक्स बराबर होता है -b प्लस माइनस √d/2a। अब ये रहा आपके सामने फॉर्मूला। अब एक बार खाली आप इतना ध्यान दो कि अगर फॉर्मूला ये रहा जो मैंने आपके सामने भी यहाँ पे लिखा, ये फॉर्मूला, तो देखिए फॉर्मूला में अगर d बराबर क्या चाहिए गया, d अगर प्लस है, d अगर क्या चाहिए, हमारा जो d है वो प्लस है। अगर d प्लस है तो खुद सोचो ना कि देखिए अगर यहाँ पे b है तो b के जगह पे ये -b दिखेंगे। इस एक काम करते, इस सबको हम लोग थोड़ा मिटा लेते इसको, फिर देखिए आसानी होगा आपके लिए। अब देखिए जैसे अगर मैंने क्या बोला कि d अगर पॉजिटिव रहा भाई तो क्या चाहिए होगा, x बराबर -b, x बराबर -b, और यहाँ पे प्लस माइनस d, कुछ भी नंबर रह सकता है, d बराबर क्या चाहिए हो गया, 2a। तो x का दो वैल्यू आएगा, एक x बराबर -b प्लस का d/2a, दूसरा एक और वैल्यू आएगा -b माइनस रूट का d/2a। तो ये x का दो वैल्यू है, ये जो हमारे पास x है इसका दो वैल्यू कब आया, जब d क्या चाहिए था भाई मेरे, पॉजिटिव था तब। और अगर d अगर 0 हो जाए, दूसरा कंडीशन ले रहे, अगर d बराबर 0 रहे तो खुद सोचो आप, x बराबर -b प्लस माइनस रूट का 0/2a। तो खुद सोचो ये रूट का 0 क्या चीज़ देगा, 0 ही देगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस 0/2a। तो ये प्लस माइनस का कोई यूज पड़ा क्या, कोई यूज नहीं पड़ा। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जब आपको d बराबर क्या चाहिए आ जाए, d बराबर 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होता है। और दोनों x का दोनों वैल्यू देखिए, x का पहला वैल्यू -b/2a प्लस 0, x बराबर -b/2a माइनस 0। देखिए दोनों x बराबर है कि नहीं है, तो यहाँ पे मूल वास्तविक होता है। अगर d बराबर 0 हो तो मूल वास्तविक होता है लेकिन बराबर होता है। लेकिन इस वाले कंडीशन में अगर d जो है पॉजिटिव हो तो मूल वास्तविक होता है, दोनों मूल क्या चाहिए होता है, अलग अलग। और अगर d नेगेटिव हो तो आप खुद सोचो ना कि रूट में नेगेटिव को कभी सॉल्व किए हम लोग, आगे सॉल्व करेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब इसके लिए पढ़ते हैं, लेकिन अभी ये कुछ नहीं होता। रूट में हम लोग -d को नहीं पढ़े अभी तक, इसीलिए इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं। अब चलते, तो सिंपल सा बात है, इसका आंसर आप बताने का जरूरत नहीं है। d बराबर, ये तो शुरू में मैंने बता दिया था कि d बराबर ये होता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। अब देखिए हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या चीज़ पूछ रहा है आपके सामने फिर से है, और वही एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या चीज़, ये एक इक्वेशन दिया हुआ स्टैंडर्ड इक्वेशन, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो सिंपल सा बात है भाई मेरे, हम क्या चीज़ बोल रहे, दोनों जो दो भिन्न वास्तविक मूल होना चाहिए, मतलब जो मूल है, मूल क्या चाहिए होना चाहिए, सबसे पहला वास्तविक होना चाहिए और दूसरा क्या चाहिए होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, अगर मूल वास्तविक और अलग अलग होगा तो डी हमारा क्या चाहिए होना चाहिए, डी हमारा होना चाहिए पॉजिटिव, मतलब जो डी है वो बड़ा होना चाहिए किससे, 0 से। और डी के जगह पे क्या चाहिए होता, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो ये वाला ऑप्शन में आप ढूंढो और टिक कर दो, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा वैसे, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर, आप देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा सी। कहाँ गया सी, देखिए। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपके सामने दो चीज़ दिया हुआ, देखिए सबसे पहले आपके सामने देखिए इक्वेशन है और ये दिया हुआ है, देखिए डी बराबर क्या चाहिए भाई मेरे, 0। कहने का मतलब b² माइनस 4ac बराबर क्या चाहिए दिया हुआ, 0। और अभी हम लोग इतना को हम लोग क्या चाहिए बोलते हैं, इतना को हम लोग बोल देते हैं डी। तो डी बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया है, तब क्या चाहिए होगा, सिंपल सा बात है, अगर डी बराबर हमारा 0 होता है तो मूल हमारा क्या चाहिए होता है, अगर डी बराबर 0 होता है तो हमारा मूल क्या चाहिए होता है भाई, वास्तविक होता है। क्या होता है, वास्तविक। और अगर डी 0 है तो हमारा मूल्य क्या चाहिए होता है भाई मेरे, बराबर होता है। तो मूल वास्तविक और बराबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 6 पे।
अब देखिए आपके सामने ये फिर से एक द्विघात समीकरण है, और ये द्विघात समीकरण क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब बोल रहा है इसके दो मूल्य क्या है। अच्छा ठीक है, ये जो हम लोग मूल पढ़ रहे थे भाई, ये मूल क्या चाहिए, मूल का मतलब होता है जीरो होना। क्या चाहिए होना, जीरो होना। मतलब x का आप कौन सा वैल्यू रख दो कि क्या चाहिए हो जाए, जीरो। तो सिंपल सा बात है, यहाँ पे x का कौन सा वैल्यू रखें कि ये इक्वेशन हमारा क्या चाहिए हो जाए, जीरो। आपके सामने इस इक्वेशन को सॉल्व करने का दो तरीका। सबसे पहला ऑप्शन, ऑप्शन पुट करके देखो, जिसमें जिसमें ये जीरो हो जाएगा वो हमारा आंसर है। या फिर दूसरा, आप इसको क्या चाहिए करो, फैक्टराइज करो, गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करके भी बना सकते हो। एक काम करते हैं, हम लोग आज गुणनखंड करना ही सीख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें हम लोग क्या चेक करेंगे, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। अब जैसे देखिए ये कितना है, ये 8 है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो शुरू, यहाँ पे शुरू में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8। अब 8 को 2 के पहाड़ा से 4 बार में, फिर से 2 के पहाड़ा से कितना बार में, 2 बार में। अब आपके पास 2 है, फिर से 2 है, फिर से 2 है, और ये सब दोनों 2 2 2 से 2 2 2, ये सब 3 को 2 से आपको कितना बना देना है, ये बीच में 2 बना देना है। आप क्या क्या कर सकते हो भाई, तो आप जोड़ लगा सकते हो, माइनस लगा सकते हो, गुना लगा सकते हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि ये काम करो, देखो ऐसे करो, 2 दूना 2, कितना हो गया 4, और 4 में अगर 2 माइनस कर देंगे तो वापस 2 आ जाएगा क्या, 4 में 2 माइनस कर देंगे तो वापस 2। सिंपल सा बात है। तो देखिए यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये x के जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। देखिए ये 2 के जगह पे हमने इतना लिखा। अब सिंपल सा बात, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, दोनों का से x ले लो कॉमन। x कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर ही कॉमन निकाल लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। फिर से करते हैं, तो देखिए दोनों जगह से हम क्या चीज़ करने वाले, x ले लेंगे कॉमन, तो x कॉमन यहाँ पे कितना बच जाएगा, x, और यहाँ पे 4 माइनस, देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ पे 2 है, क्या 2 इंटू 4 बन गया 8। मतलब यहाँ भी 2 छिपा हुआ और यहाँ भी 2 छिपा हुआ है। तो काम करो, दोनों जगह से -2 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x प्लस का 4। अब सिंपल, प्लस का 4 क्यों आया भाई, तो देखिए यहाँ पे क्या चाहिए, 2 गुने 4, माइनस का 2 है, मतलब माइनस का 2 यहाँ से भी कॉमन लिए, माइनस का 2 यहाँ से भी कॉमन लिए। देखिए माइनस का 2 कॉमन, तो बचा क्या चाहिए, x प्लस 4, और यहाँ बराबर 0। तो x माइनस 2 बराबर 0। पेन का कलर एक बार चेंज कर दे थोड़ा और एक्स्ट्रा करने के लिए। जिस देखिए अब जी देखिए यहाँ पे क्या चाहिए भाई मेरे, x माइनस 4, यहाँ भी क्या चाहिए x, सॉरी यहाँ x प्लस 4, यहाँ भी x प्लस 4। तो दोनों जगह से हम लोग x प्लस 4 को ले लेंगे कॉमन, x प्लस 4 को ले लेंगे कॉमन, तो बच क्या जाएगा x, यहाँ पे x बच जाएगा, माइनस का 2 बच जाएगा बराबर 0। इसका मतलब या तो ये वाला 0 होगा या तो ये वाला 0 होगा। इसका मतलब x प्लस 4 बराबर 0 या फिर x माइनस 2 बराबर 0। अगर ये 0 होगा तो x बराबर -4, और अगर ये 0 होगा तो x बराबर 2। मतलब x का दो वैल्यू आ गया, एक x बराबर 4, एक x बराबर -2। तो 4 - 2 किस में आंसर, जरा आप देखो ध्यान से, 4 - 2 मतलब 4 पॉजिटिव में रहना चाहिए और ये करना चाहिए किस में रहना चाहिए, माइनस में। तो ये किस में है, यहाँ हमको दिख रहा है -4 और 2, x बराबर -4 और y बराबर 2 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन, एकदम सरल क्वेश्चन है। जैसे द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पे पहले लिख दिया हुआ, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। बोल रहा बताइए इसमें क्या 0 नहीं हो सकता। आप खुद सोचो ना यार, कि अगर द्विघात समीकरण है, कौन सा समीकरण है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण बना क्यों है, क्योंकि घात कितना रहना चाहिए, 2। घात कितना रहना चाहिए, 2। अब सिंपल सा बात है, अगर आप a बराबर 0 ले लोगे, अगर a बराबर 0 तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 गुना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, 0 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब कौन एंगल से इसको हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे जरा बताइए। अगर x का पावर 2 रहता, लेकिन यहाँ पे x का पावर कितना है, 1 है, तो इसको द्विघात समीकरण बोल ही नहीं सकते। इसका मतलब एकदम आसान है, हो सकता है मैंने जल्दी में बोल दिया हुआ, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूँगा कि द्विघात समीकरण का मतलब होता है घात का कितना होना, 2 होना। घात का कितना होना, 2। अगर ये ऐसे लिखा हुआ 2x स्क्वायर, अगर आप a के जगह पे 0 रख दोगे तो 0 गुने एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब आप ये ले आओगे, अगर द्विघात समीकरण 0 प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अब खुद सोचो ना,
यहाँ पे अगर x का पावर 2 रहता तब द्विघात समीकरण बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे x बराबर कितना है, x का पावर कितना है 1 है, तो ये द्विघात समीकरण फिर नहीं होगा। इसका मतलब आप क्या चीज कर सकते हो भाई, a बराबर 0 नहीं कर सकते हो, बाकी 0 कर दो। अगर ये इक्वेशन हमारा कुछ ऐसे रहता, ठीक है, देखिए यहीं पे ले रहे हम, अगर ये ऐसे रहता ax², b के जगह पे 0 कर दो तो कितना हो जाएगा 0 गुने x प्लस सी, तो कितना हो जाएगा ax² प्लस 0 प्लस सी बराबर 0। तो ये तो द्विघात समीकरण है क्योंकि पावर कितना है 2 है। आई होप आप लोगों को समझ में जरूर आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर कितना पे 17 पे। अब जरा देखिए बोल रहा है ये बताइए कि ये जो है कौन सा समीकरण है। जैसे क्या चाहिए आपके सामने, अगर यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो क्या समझ में आएगा, जरा देखिए यहाँ पे क्या चीज लिखा हुआ है, x ब्रैकेट में 2x प्लस 3 बराबर x² माइनस 1। इसका मतलब बराबर के इधर x² है और बराबर के इधर भी क्या चाहिए x², क्योंकि देखिए ये x है और ये भी x है, तो दोनों x मल्टीप्लाई के x² हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो आप, इधर है x², इधर भी x², आप सोचोगे ऐसे और ऐसे काट लें, लेकिन ध्यान रखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या चाहिए भाई 2, मतलब जो इधर x² है वो कितनी बार है 2 बार है, और इधर जो x² है कितनी बार है 1 बार है, तो एक बार से एक बार क्या चाहिए होगा माइनस होगा। इसका मतलब एक x² कहीं ना कहीं अभी भी क्या चाहिए होगा बच जाएगा। इसका मतलब ये जो इक्वेशन है हमारा ये क्या चाहिए एक द्विघात समीकरण है। आइए अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब जरा देखिए ये फिर से आपके सामने एक इक्वेशन लिखा हुआ, बोल रहा है के का मान बताइए। अगर इतना का मूल्य क्या चाहिए बराबर है, सिंपल सा बात है, अगर मूल बराबर है तो डी बराबर कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, और डी का फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0। अब देखिए आपके सामने इक्वेशन क्या चाहिए लिखा हुआ x² माइनस 4x प्लस के बराबर 0। अब सिंपल सा बात है, जो x के मल्टीपल में रहता है उसको बोलते a, तो a बराबर 1, जो x के बगल में रहता है उसको बोलते b, और x के बगल में -4, और जो अकेले रहता है उसको c, तो c के जगह पे k, यहाँ पे आप पुट कर दो, b के जगह पे -4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a के जगह पे 1 और c के जगह पे k बराबर 0, तो कितना हो गया -4 का स्क्वायर 16, और ये को गुना हो गए -4 के बराबर 0, तो 16, ये जो माइनस का 4 के इधर क्या हो गया प्लस का 4 के, तो के बराबर 16 और 4 भागा में, तो के बराबर कितना आ गया भाई मेरे 4। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10। फिर से आपके सामने की इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन है x² माइनस 5x प्लस सी बराबर 0, बोल रहा है मूल ज्ञात कीजिए। अभी हमने फैक्टर ज्ञात करना सीखा था, फिर से आप फैक्टर कर सकते हैं। देखिए ये कितना हो गया 6, इसको आप पहले यहाँ से मल्टीप्लाई करो, इस यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कितना 1 है, तो 5 एकम 5 कितना हो गया, सॉरी 6 एकम 6, आपके पास कितना हो गया 6, अगर 6 को 2 के पहाड़ा से 3 बार में, अब आपके पास 2 है और आपके पास क्या चाहिए 3 है, 2 है और क्या चाहिए 3 है, तो जो फैक्टर बनेंगे वो 2 और 3 ही बनेंगे। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0। अगर मैं एक सीधा साधा बात बोलूँ, एकदम बहुत ही सरल बात एकदम बोलूँ, देखिए इसको आप आगे सॉल्व करोगे आंसर मिल जाएगा, लेकिन मैं आगे सॉल्व नहीं करने वाला हूँ, मैं आपको कुछ एकदम अलग सा चीज़ बताने वाला हूँ। और वो अलग सा चीज़ क्या है जरा देखिए आप, अगर आपके सामने ये है x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, तो सिंपल सा बात है, आपने फैक्टर करा, आपको क्या चीज़ मिला 2 और 3। इसका मतलब जो आपका आंसर है वो 2 और 3 है, लेकिन कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है ये नहीं पता। यही बात है, कौन सा प्लस है और कौन सा माइनस है ये बात क्या चाहिए आपको नहीं पता। तो एक बात ध्यान रखो आप, इसका मतलब अगर ये सब दोनों फैक्टर को आप क्या चाहिए करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 6, और दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पे कितना आना चाहिए, अगर बात करेंगे दोनों को जोड़ने पे कितना आना चाहिए भाई मेरे, दोनों को जोड़ने पे -5 आना चाहिए। यही है कि दोनों को जोड़ने पे -5 और दोनों को गुना करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो सिंपल सा बात है, यहाँ के बाद आप सॉल्व करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो दोनों का से x कॉमन ले लेते हैं, कितना हो जाएगा x माइनस 2, ये क्या आ जाता है बारी बारी, और ये कितना हो जाएगा भाई मेरे -3 कॉमन निकालो यहाँ से, तो कितना हो जाएगा x माइनस का 2 बराबर 0। तो x माइनस 2 और x माइनस 2 कॉमन, x माइनस 2 और x माइनस
3 बराबर 0। फिर से ये क्या आ जा रहा है यार, इसका मतलब या तो ये वाला टर्म 0 होगा या तो ये वाला टर्म 0 होगा। जब ये वाला टर्म 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, और जब ये वाला टर्म 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर 2 और x बराबर 3 हमारा क्या चाहिए, आंसर है। देखिए, और यहाँ पे हमने तुरंत ही कर लिया था, फैक्टर जैसे निकाला। मैंने क्या बोला, या तो आंसर 2 होगा या तो आंसर 2 3 में आंसर होगा। 2 3 में एक ही ऑप्शन दिख रहा था, ये तो हो जाता हमारा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं AP। और AP एकदम आसान सा चैप्टर है। हम लोग 2 चैप्टर का सीरीज करने वाले हैं, तो यही 2 चैप्टर आज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।